अगर कोई पर्सन अगर टोबैको प्लस अल्कोहल दोनों ले रहा है तो उसमें जो कैंसर होने का जो खतरा होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है। सर, अगर माउथ या थ्रोट में 2 हफ्ते से ज्यादा अल्सर रहे तो क्या सर हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए? क्योंकि ऐसा घाव जो 2 सप्ताह से हील नहीं हो रहा है वो कैंसर हो सकता है। कि बायोप्सी कराने से कैंसर फैलता है? ये बहुत बड़ा मीथ है। बायोप्सी करने से कैंसर बिल्कुल नहीं फैलता है। सर, सर्जरी के अलावा भी क्या कोई अल्टरनेट ट्रीटमेंट है? किसी भी कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है 3 तरीके से होता है: सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। हेड एंड नेक कैंसर में घरेलू उपाय कोई काम आता है? बिल्कुल नहीं। अभी के टाइम पर जो कैंसर का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो एलोपैथी में ही है और उस पे ही अपने को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सर, क्या संभव है कि स्टेज 4 के कैंसर पेशेंट को बचाया जा सकता है? 100% स्टेज 4 कैंसर को 100% बचाया जा सकता है। इवन हम लोग उसको क्योर भी कर सकते हैं। इंडिया में हेड एंड नेक कैंसर इतना कॉमन क्यों है, स्पेशली कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज? तो सबसे मुख्य कारण है टोबैको प्रोडक्ट की। अल्कोहल से भी कैंसर होता है। Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital। जब बात हो आपके परिवार की सेहत की तो भरोसा कीजिए ऐसी चिकित्सा सेवाओं पर जो हर कदम पर आपके साथ हो। पारस HSC हॉस्पिटल, जहां अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर और आधुनिक तकनीक मिलकर देते हैं विश्व स्तरीय उपचार। 300 बेड की मल्टी सुपर स्पेशलिटी सुविधा, अत्याधुनिक डायग्नोसिस और 24/7 इमरजेंसी एवं ट्रॉमा केयर। अब अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी के साथ अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी सर्जरी, जिससे मरीजों को मिले बेहतर परिणाम और तेज रिकवरी। पारस हॉस्पिटल रांची सिर्फ उपचार नहीं करता, हम नई तकनीक जैसे कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी द्वारा सुरक्षित, बेहतर और सटीक इलाज करते हैं। आजकल कैंसर के केसेस हमारे आसपास बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और सही जानकारी ना होने की वजह से लोग इससे डरते ज्यादा हैं और समझते कम हैं। तो आज हम बात करेंगे कैंसर के शुरुआती लक्षणों को कैसे पहचाने और उनकी सर्जरी से हमें डरना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मदन, सीनियर कंसल्टेंट, पारस से। वेलकम डॉक्टर। नमस्ते। तो सर, हमारा पहला सवाल रहेगा आपसे, हेड एंड नेक कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है? तो मैं सीनियर कंसल्टेंट पारस HSC रांची में हूँ और मैं एक कैंसर सर्जन हूँ एंड आई एम हाईली स्पेशलाइज्ड इन हेड नेक कैंसर सर्जन। जो हेड नेक कैंसर सर्जन क्या होते हैं, बेसिकली अगर आपके बॉडी में एक कॉलर बोन होता है उसके ऊपर के जो भी कैंसर्स होते हैं वो उसके में ट्रीट करते हैं और उसमें अच्छे नॉलेज रखते हैं। जो ये बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी है जो हेड नेक कैंसर को ट्रीट करते हैं। इसमें मुख्यतः माउथ कैंसर आते हैं, उसके अलावा पीछे जो आपके होते हैं थ्रोट कैंसर हो गए, खाने की जो नली हो गई उसके कैंसर हो गए, सांस लेने वाली नली उसके कैंसर हो गए, या फिर यानी ENT रिलेटेड जितने भी कैंसर होते हैं वो हो गए। जो ब्रेन के नीचे जिसको कि स्कल बेस बोलते हैं उसमें को किसी तरह कैंसर है, वो सारे कैंसर हो गए। तो ये जनरली मुख्यतः इस तरह के कैंसर को हेड नेक कैंसर ट्रीट करते हैं। सर, इंडिया में हेड एंड नेक कैंसर इतना कॉमन क्यों है, स्पेशली कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज? तो हमारे इंडिया में सबसे अगर मैं देखूँ कि मुख्य कारण क्या है कैंसर का, तो सबसे मुख्य कारण है टोबैको प्रोडक्ट्स। हमारे इंडिया में जो टोबैको प्रोडक्ट के अलावा जो अदर रिलेटेड जो चीज़ें होती है, लाइक बैड हेल्दी लाइफ स्टाइल्स, बहुत ये स्ट्रेस रिलेटेड वर्क एंड अदर अनअवेयरनेस, ये सब सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। इसमें जो मुख्यतः कारण है वो टोबैको प्रोडक्ट्स है। तो यही कारण है कि हमारे इंडिया में सबसे मुख्य कारण जो है वो कैंसर होने का वो टोबैको प्रोडक्ट्स है। सर, क्या इसे अल्कोहल से भी कनेक्ट किया जा सकता है? तो पहले लोग बोलते थे कि अल्कोहल कैंसर नहीं कॉज कराता है, बट रिसेंट डेटा सजेस्ट दैट कि अल्कोहल से भी कैंसर होता है हेड एंड नेक का। हेड एंड नेक का। और अगर कोई पर्सन अगर टोबैको प्लस अल्कोहल दोनों ले रहा है तो उसमें जो कैंसर होने का जो खतरा होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है। सर, अगर कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है कि वो स्मोकिंग करते हैं और
उन्हें लगता है कि अगर दिन की 1 सिगरेट पिए, हफ्ते में 2 सिगरेट पिए तो उन्हें कैंसर होने का खतरा नहीं है। तो सर ये कितना सच है? ये बिल्कुल ही अनअवेयरनेस है लोगों के बीच में कि अगर हम थोड़ा सा ले तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये जो भी मटेरियल जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो आपके बॉडी के जेनेटिक कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है कि आपका जो बॉडी है उसको कितना मेटाबोलाइज कर पाएगा। अगर सपोज कि सिंगल आप ले रहे हैं, एक ही सिगरेट ले रहे हैं, लेकिन वो भी अगर आपका बॉडी मेटाबोलाइट नहीं कर पा रहा है तो आपको उतना ही हानि पहुंचाएगा जितना कि एक पेशेंट जो 100 लेता है पहुंचाता है। तो ये कहना बहुत ही ये होगा कि हम 1 लेंगे तो मेरे को नहीं होगा और जो 10 लेता है उसी को होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को भी हो सकता है, जो भी टोबैको प्रोडक्ट लेंगे किसी को भी हो सकता है। सर अगर माउथ या थ्रोट में 2 हफ्ते से ज्यादा अल्सर रहे तो क्या सर हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर जो हम करते हैं घरेलू नुस्खे वो करना चाहिए? तो अगर कोई भी घाव खासकर मुंह के अंदर का जो 2 सप्ताह से हील नहीं हो रहा है, आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और अगर आप साथ में अगर टोबैको, पान, गुटखा, अल्कोहल ले रहे हैं तब तो और सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसा घाव जो 2 सप्ताह से हील नहीं हो रहा है वो कैंसर हो सकता है। इसलिए आपको अगर 2 सप्ताह या 3 सप्ताह तक अगर आपने कोई घरेलू या लोकल आसपास के फिजिशियन की दवा से अगर वो घाव ठीक नहीं हो रहा है तो आपको किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। तो जो हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, एक रेड कलर का छाला होता है और एक व्हाइट कलर का छाला होता है, दोनों में से सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा हो जाता है? तो आप जो बात कर रहे हैं इसको हम लोग प्री मैलिग्नेंट लीजन बोलते हैं। प्री मैलिग्नेंट लीजन कहने का मतलब ये होता है कि वो अभी कैंसर नहीं है लेकिन फ्यूचर में कैंसर हो सकता है। जनरली इसमें एक जो आपने बताया कि एक लाल कलर का होता है, एक व्हाइटिश होता है। जो रेडिश कलर होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। हम लोग उसको डेंजरस म्यूकोजल लीजन भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि उसमें कैंसर होने का रिस्क बहुत हाई होता है। व्हाइटिश जो लीजन होता है जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। ल्यूकोप्लेकिया में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक होमोजीनस होता है, एक नॉन होमोजीनस होता है। होमोजीनस में जो कैंसर होते हैं न के बराबर होते हैं, लेकिन वही अगर नॉन होमोजीनस है उसमें कैंसर होने का रिस्क ज्यादा होता है। से मींस अगर आपको सुधार 2 हफ्तों में नहीं दिख रहा है तो आप डॉक्टर के पास चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। सो वॉइस में बदलाव या आवाज बैठना भी क्या एक अर्ली वार्निंग है कैंसर का? बिल्कुल। खासकर अगर आप सिगरेट स्मोकर हैं, बीड़ी स्मोकर हैं, अगर आपकी आवाज बैठ रही है, आपकी आवाज में चेंजेस हो रहे हैं तो आपको वॉइस बॉक्स का कैंसर हो सकता है। अब जब तक दिखाएंगे ये पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर आपकी आवाज में चेंजेस हो रहे हैं तो सतर्क हो जाना चाहिए। आप किसी भी नियर बाई कैंसर स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं। सर HPV का भी क्या हेड एंड नेक कैंसर से कोई लिंकेज है? बिल्कुल। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV का फुल फॉर्म होता है। यह एक तरह का वायरस है जो पहले क्या होता था कि जो सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं में होते थे उसमें देखा जाता था। बट ड्यू टू आवर ओरल बिहेवियर ड्यूरिंग द इंटीमेसी द इन्फेक्शन हैज स्प्रेड फ्रॉम देयर टू ओरल कैविटी। और अभी हम देख रहे हैं कि हमारे इवन इन वेस्टर्न कंट्री में तो बहुत ज़्यादा है। इवन इन इंडिया now the incidence of human papilloma virus associated oral cancer and oropharynx is increasing। एंड उसका मुख्य कारण वही है कि हमारे ओरल बिहेवियर जो ड्यूरिंग इंटीमेसी होता है उससे ये कैंसर फैलता है। तो एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक नया इटियोलॉजी आया है हेड एंड नेक में, जिसको कि हम लोग मुख्यतः अगर ओरोफैरिंक्स का कैंसर होता है हम उसमें उसको टेस्ट जरूर करते हैं। सर जब कैंसर की बात आती है तो लोग सर्जरी का नाम सुन के डर जाते हैं, तो सर इसके लिए कुछ बताएं। तो जनरली क्या होता है, एक खासकर जो मुंह के कैंसर के जो मरीज होते हैं उनको ये लगता है कि जब मेरा मुंह का कैंसर का सर्जरी होगा तो मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा, मुझे खाने पीने में दिक्कत होगी, मुझे बोलने में दिक्कत होगी। और ये जो उनका सोचना है वो सही है। अगर आप देखें तो हम मुख्यतः क्या मुंह से ही खाते हैं, मुंह से ही हम अपना आवाज भी निकाल रहे हैं। एक हमारा जो माउथ का उसमें जो फेस है, एक जो आइडियलिस्टिक जो लुक देता है, ये सही है। उनको जो डरना है वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता सकता हूं कि अभी हम जो 26 में हम रह रहे हैं,
ये आप 20 साल पहले की बात सोच रहे हैं। 20 साल पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। अभी हमारे पास हाईली टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करते हैं। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में क्या होता है, बहुत छोटा सा चीरा लिया जाता है, उसके थ्रू विंडोस्कोप डालकर, दूरबीन से डालकर सारी सर्जरी किया जाता है। चेहरे पे थोड़ा सा भी कट नहीं होता है, तो आपका लुक जैसे पहले था वैसे अभी भी रहता है। रही बात खाने पीने की या बोलने की, तो पहले 20 साल पहले एक प्लास्टिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। अभी प्लास्टिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट, हम जो पार्ट निकालते हैं हम फिर से उसको रिक्रिएट कर देते हैं। जो अगर बोन निकाला तो बोन लगाया, मसल निकाला तो मसल लगाया, स्किन अगर निकाला तो स्किन लगाया। जो पार्ट भी निकाल रहे हैं उसको हम प्लास्टिक सर्जरी से उसको रिक्रिएट कर देते हैं। और मेरे साथ तो ऐसे प्लास्टिक सर्जन जुड़े हुए हैं जो हाईली स्पेशलाइज्ड इन हेड नेक, जो हेड नेक का ही प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। सो आवर रिजल्ट्स आर सुपर्ब। एंड जो भी हमारे यहाँ जो ऑपरेट कराते हैं, खासकर पारस हॉस्पिटल में जो हमारे टेक्निक के थ्रू ऑपरेट कराते हैं, हाईली सेटिस्फाइड हैं और मतलब उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत ही बेहतर है। मीन्स उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कोई खास असर नहीं पड़ता? कुछ असर नहीं पड़ता है। सर, एक बहुत बड़ा मिथ है बायोप्सी को लेके लोगों को कि बायोप्सी कराने से कैंसर फैलता है। ये बहुत बड़ा मिथ है। बायोप्सी करने से कैंसर बिल्कुल नहीं फैलता है। ये एक लोगों का सिर्फ धारणा है कि बायोप्सी किया और कैंसर बहुत तेजी से बढ़ गया। अगर आप बायोप्सी नहीं भी कराएंगे तो कैंसर है, कैंसर बढ़ेगा ही। बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं कि डेली 8% बढ़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैंसर कितना तेजी से फैलता है। तो बायोप्सी कराना इट्स नॉट ए कि आपका कैंसर बढ़ जाता है। बायोप्सी कराना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कैंसर का टाइप्स बहुत सारा होता है। जब तक कैंसर का टाइप्स नहीं पता चलेगा तो, और कैंसर किस तरह का बिहेवियर है उससे भी पता चलता है। जब वो सब सारी चीजें नहीं पता चलेगा, हम स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे हर कैंसर का अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट है, इसलिए बायोप्सी तो मैंडेटरी है। तो मीन्स ये म्यूटेट कर रहा है? म्यूटेट तो कर ही रहा है, साथ में प्लस में ये है कि जो भी कैंसर सेल्स हैं, हर कैंसर सेल बिहेव अलग अलग कर रहे हैं। अब जो कैंसर सेल्स है, अब उसमें किस तरह की मेडिसिन देनी है हमें, वो हम जब तक बायोप्सी नहीं करेंगे हम पता ही नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बिना बायोप्सी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो गलत ट्रीटमेंट है, आप सही ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। सर, कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि सर्जरी के बाद उनके जो घाव होते हैं उसमें से पस जैसा या व्हाइट लिक्विड जैसा निकलता है। ये कौन से इंडिकेशन साइन है उन पेशेंट्स के लिए? तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होते हैं कि कोई सर्जरी हुई, सर्जरी के दरमियान या सर्जरी के बाद किसी तरह से कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन वहां पर वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते चला जाता है अगर प्रॉपर रूप से केयर नहीं किया गया तो। लेकिन जनरली अभी के टाइम पे हमारे यहाँ बहुत ही स्पेशलाइज्ड टीम होती है जो कि टाइम टू टाइम उसको देखा जाता है। अगर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम होता है तो उसे उसी टाइम पे टैकल किया जाता है। तो ये माइनर प्रॉब्लम होता है और इसको ठीक किया जा सकता है। सर, हेड एंड नेक कैंसर जिन्हें है उनको कौन सी ऐसी चीज, उन्हें कैसे प्रिकॉशंस लेना चाहिए और कैसा केयर लेना चाहिए? तो बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि जो मुख्य कारण हेड एंड नेक कैंसर का है वो टोबैको प्रोडक्ट है। सिंपल सा है, आप टोबैको प्रोडक्ट नहीं लें आपको कैंसर नहीं होगा। ये मैं 90% में बता रहा हूं कि अगर वो टोबैको प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो उनको नहीं होगा। 10% में होता है क्योंकि कुछ अदर कारण भी है जिससे कैंसर होता है, जैसे कि फैमिलियल कैंसर हो गया या फिर अदर रिलेटेड कैंसर जो होते हैं, उसमें हो सकता है 10। अगर आप नहीं भी ले तो भी हो सकता है। लेकिन अगर आप टोबैको प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो आपको 90% चांस है कि आपको कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर नहीं होगा। सर, सर्जरी के अलावा भी क्या कोई अल्टरनेट ट्रीटमेंट है? तो जो किसी भी कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है 3 तरीके से होता है: सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ये डिपेंड करता है कि जो कैंसर है, सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि ये बायोप्सी कंफर्म करेगा कैंसर किस तरह का है, उस पे सेल्स किस तरह के बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनता है। हम ट्यूमर बोर्ड बैठाते हैं। ट्यूमर बोर्ड में कैंसर सर्जन होते हैं, कैंसर फिजिशियन होते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन होते हैं, बहुत सारे डॉक्टरों की टीम होती है। फिर हम डिसाइड करते हैं कि इनका इस तरह का कैंसर है, इनका इस तरह का स्टेज है, इनका कैंसर यहाँ फैला है, इनके लिए अभी किस प्रोटोकॉल को अपनाया जाए। जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है उस ट्रीटमेंट को हम लोग अपनाते हैं। बट
मुख्यतः जो माउथ कैंसर है, माउथ कैंसर का जो इम्पोर्टेंट, जो अगर आप क्योर होना चाहते हैं तो मेन ट्रीटमेंट इज सर्जरी। सर्जरी। सर घरेलू उपाय क्या सर हेड एंड नेक कैंसर में घरेलू उपाय कोई काम आता है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी, अभी मेरे पास ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं, खासकर मैं तो अभी बहुत सारे रील भी देखने लगा हूं कि कोई घरेलू उपाय, झाड़ फूक, अदर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, और वो उस सोशल मीडिया के थ्रू वहां पर जाते हैं। उनका छोटा सा घाव होता है और वो बहुत बड़ा लेकर मेरे पास अभी आ रहे हैं। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों में अवेयरनेस जगाना चाहता हूं कि अभी के टाइम पर जो कैंसर का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो एलोपैथी में ही है, और उस पे ही अपने को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट से कैंसर को ठीक नहीं किया जा सकता। सर क्या इस दौरान कीमोथेरेपी पेनफुल हो सकता है? देखिए, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी ये सब जो होते हैं वो टेम्पोररी के लिए, उस टाइम जब हम देते हैं कीमोथेरेपी या जब रेडिएशन थेरेपी लग रहा है, तो उस टाइम के लिए थोड़े से बॉडी में चेंजेस होते हैं। उसके कारण से थोड़ी सी वीकनेस फीलिंग होती है, लेकिन वो टेम्पोररी होता है। वो आगे चलकर फिर जब जैसे हम बंद करते हैं सारा ट्रीटमेंट, वो 2 से 3 सप्ताह, महीना भर में फिर से उसी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं। तो क्या संभव है कि स्टेज 4 के कैंसर पेशेंट को बचाया जा सकता है? 100% स्टेज 4 कैंसर को 100% बचाया जा सकता है। इवन हम लोग उसको क्योर भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टेज 4 कैंसर को हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं, मेरे पास तो अभी 10 में से 8 मरीज स्टेज 4 के ही होते हैं और वो सारे के सारे ठीक हो रहे हैं। तो अभी के टाइम पर स्टेज 4 कैंसर को भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मीन से एक मिथ है कि स्टेज 4 कैंसर बचाया नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। स्टेज 4 कैंसर को ऐसा लोग सोच लेते हैं कि स्टेज 4 हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, अभी हम स्टेज 4 कैंसर को ठीक कर सकते हैं। सर ट्रीटमेंट के बाद खाने पीने की बात अक्सर उठती है कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, पेशेंट्स को ये कंज्यूम नहीं करना चाहिए, तो इससे जुड़े कुछ मिथ आप हमारे दर्शकों के लिए ब्रेकआउट करें। हाँ, लोगों में ये होता है कि हम कुछ लिए, जैसे बैगन लिया तो मेरे को घाव पक गया, या ये दूध लिया तो पस निकलना हो गया। ये सारा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी कैंसर हुआ है या कैंसर के बाद ट्रीटमेंट चल रहा है या उसके बाद भी, हमें ज्यादा प्रोटीन युक्त मटेरियल लेना है। आपको देखना है कि आपके जो फूड में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जितना कम से कम रख सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट, खासकर एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स में मिलते हैं या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलते हैं, उनकी मात्रा ज्यादा रखनी है। तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप अपने खाने में प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा रखें, कार्बोहाइड्रेट कम रखें, और एंटीऑक्सीडेंट जिसमें भी मिलता है उसको ज्यादा मात्रा में लें। सर क्या ये पॉसिबल है कि अगर किसी के फैमिली में एक जनरेशन स्मोक कर रही है या फिर अल्कोहल कंजम्पशन कर रही है, तो उनकी अगली जनरेशन को हेड एंड नेक कैंसर होने के चांसेस हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि कोई अगर पर्सन अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन को कैंसर होगा। जो स्मोकर्स जो होते हैं या जो टोबैको च्यूअर्स जो होते हैं, उसमें कार्सिनोजेंस पाया जाता है। कैंसर उसको हो सकता है, इंडिविजुअली हो सकता है, किसी और को नहीं हो सकता। रेगुलर डेंटल चेकअप कराने से सर क्या हम हेड एंड नेक कैंसर के सिम्टम्स को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, मतलब डेंटल स्क्रीनिंग तो होना ही चाहिए। हमारे यहाँ नहीं होता है, मे बी इट्स ड्यू टू जितने हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, उसको हम टैकल नहीं कर सकते। लेकिन आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाइए, उनके यहाँ डेंटल स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है। उनको मस्ट होता है कि आप 6 महीने साल भर में आपको डेंटल स्क्रीनिंग कराना ही कराना है। वो जाते हैं, अपने डेंटल फिजिशियन से मिलते हैं, और अगर डेंटल फिजिशियन को थोड़ा सा भी कुछ सस्पिशियस लगता है तो फिर हायर सेंटर पे वो रेफर करते हैं। सर ऐसा कोई केस जहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में कोई पेशेंट आया हो और आपने उसे बिल्कुल सही सलामत घर भेजा हो वापस? बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे, मैंने बताया ना, मेरे पास मोस्टली स्टेज 4 कैंसर के आते हैं और वो ठीक होकर गए हुए हैं। इवन मतलब कि स्टेज 4 कैंसर मेरे आज से 10 साल पहले मैंने ट्रीट किया हुआ है और दे आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, अभी बिल्कुल ठीक है। तो आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहता हूं कि अभी हर तरह का कैंसर का, इवन स्टेज 4 का भी इलाज है, और आप अच्छे जगह जाकर अच्छे कैंसर स्पेशलिस्ट से और
स्पेशलाइज्ड कैंसर स्पेशलिस्ट से आप ट्रीटमेंट कराएं। स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट कैंसर स्पेशलिस्ट कहने का मतलब ये होता है कि अभी हमारे इंडिया में सब स्पेशलाइज्ड कैंसर स्पेशलाइजेशन का ये चला है। पहले वेस्टर्न कंट्री में होता था, लेकिन वही हमने यहाँ पर लाया है। उसमें क्या होता है कि सारे के अलग अलग कैंसर होते हैं। लाइक कि हेड एंड नेक, जैसे मैं हेड एंड नेक कैंसर हूँ तो आई एम स्पेशलाइज्ड इन हेड एंड नेक कैंसर, और मैं उसके बारे में हर रिसर्च के बारे में जानता हूँ। कल क्या ट्रीटमेंट आया है मुझे पता है जी। या फिर ऐसे आपको जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, आप ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट को चुनिए। जीआई कैंसर, पेट का कैंसर है तो जीआई कैंसर स्पेशलिस्ट को चुनिए। हड्डी है तो बोन कैंसर स्पेशलिस्ट को। इसके पीछे कारण ये है कि हम स्पेशलाइज्ड रहते ही हैं, साथ में अपडेटेड होते हैं ट्रीटमेंट में। अभी क्या चल रहा है, एक डॉक्टर को पूरा सारा नॉलेज जानना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। तो इसीलिए अगर आप नियर बाय में अपने स्पेशलाइज्ड कैंसर सर्जन को चुनिए, डेफिनेटली आप क्योर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। सर, जब एक पेशेंट गांव से उठकर शहरों में अपने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो उसी के लिए कितना जरूरी है कि वो अपने डॉक्टर का एक बार हिस्ट्री भी देख ले? जैसा मैंने बताया, ये बहुत ही जरूरी है। आप उसके बारे में, अभी तो हर लोगों के पास फोन होता है, उसमें आप जस्ट गूगल टाइप करके देख सकते हैं डॉक्टर का नाम का, कि ये डॉक्टर ने कहाँ से ट्रेनिंग लिया है, ये क्या चीज में स्पेशलिस्ट है। आप तुरंत चेक कर सकते हैं इसकी डिग्री किस कहाँ से है। जैसे कि मैंने जो लिया है डिग्री, मैंने एमएस जो किया है, मैंने एम्स दिल्ली से किया है, एमसीएस जो किया है टीएमएस मुंबई से किया है। दोनों जो इंस्टीट्यूट हैं, इंडिया ही नहीं, मैं बोलूंगा कि पूरे वर्ल्ड में भी एक नोन इंस्टीट्यूट है। तो आप जब भी जाए, किसी भी डॉक्टर से जाए, जरूर उसकी प्रोफाइल को देखें और आप प्रोफाइल देखकर ही उस डॉक्टर का चयन करें। सर, हमारे दर्शकों को बताएं ऐसे 3 हेल्दी हैबिट्स जो हमें इन कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि टोबैको प्रोडक्ट से हमेशा दूर रहे, अल्कोहल से दूर रहे। दूसरी बात यह है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या है, सिंपल सी है। सुबह 1 घंटा कम से कम वॉक तो कर सकते हैं। अगर आप जिम नहीं जा सकते कोई बात नहीं, आप 1 घंटा सुबह वॉक कर लिए, 1 घंटा शाम में वॉक कर लिए, है ना। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्दी फूड। अभी के टाइम में फूड हैबिट हमारी इतनी खराब हो गई है जिसके कारण से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। ये 3 बातें मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों में बताना चाहूंगा। सर, और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हम सेल्फ एनालाइज करके कैसे पता कर सकते हैं कि हमें कुछ दिक्कत है, अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बहुत सिंपल, हेड एंड नेक कैंसर को तो हम बहुत अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं। लाइक माउथ कैंसर आप तो डेली ब्रश करते हैं, जस्ट शीशा के सामने देख लेना है, कुछ मेरे बकल में कुछ तो नहीं है, कोई लंप तो नहीं है, गले में कुछ खराश टाइप का जो होती है, खराश करने में कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है, या आपकी आवाज में कोई चेंज तो नहीं आ रही है, या कोई लंप तो नहीं। लंप कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि चेहरे पे लंप हो गया, गर्दन में लंप हो गया, या फिर कहीं से ब्लीडिंग होना, लाइक कि कान नाक से कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये सब बहुत अर्ली साइंस है, इसको आप आराम से पकड़ सकते हैं। और अगर अर्ली, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर अर्ली डायग्नोस अगर हो गया तो पहली बात तो ये है कि आपको जो ठीक होने की संभावना है ऑलमोस्ट 100% है, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात ये होती है कि जितना कम अर्ली डायग्नोसिस होगा, उसमें जो सर्जरी का जो प्रोसीजर होगा बहुत ही छोटा प्रोसीजर होगा। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमिकल, कि आप आपने अर्ली सर्जरी कराया, उसमें टाइम कंज्यूम कम होता है, मटेरियल कम लगता है, आपके खर्च भी कम हो गए, जल्दी आप घर चले जाइएगा। तो ये सब सारी बातें हैं, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर सर से। अगर आपके भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं तो उन्हें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें। हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सही जानकारी आप तक जरूर लाएंगे। तब तक देखते रहें हेल्दी लाइफ शो प्रभात खबर। मैं श्रुति आपके साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।